हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। हमारा चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। प्रीवियस वीडियो में हमने पुष्प की संरचना को देखा था और निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुंकेसर 2 भागों में विभक्त रहता है। तो पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो 2 भाग होते हैं, एक लंबा एवं पतला डंठल तंतु जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, और अंतिम सिरा जो होता है वो द्विपालिक संरचना वाला परागकोश कहलाता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये परागकोश है, 2 पालियां इसमें, एक ये है और एक ये है। तो पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है और ये वाला जो भाग होता है ये डंठल या तंतु होता है। आगे आप देख सकते हैं तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है। तो कल हमने संरचना इसकी देखी थी और प्रीवियस वीडियो में इसको समझा था कि किस प्रकार से तंतु जो होता है ये पुष्पासन से जुड़ा होता है, इसका जो निचला भाग है वो। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। तो पुंकेसरों की जो संख्या होती है, ये वाला जो भाग होता है, ये भाग विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। किसी में 2, किसी में 4, 10, इनकी संख्या अलग अलग होती है। इसके बाद इसमें आपको नीचे वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश क्या होता है? द्विपालिक होता है। तो एक प्रारूपिक या फिर सामान्य तौर पर हम आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनमें जो परागकोश होता है मैक्सिमम पौधों में वो द्विपालित होता है, 2 पालियां उसमें होती है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। ये आगे हम डायग्राम में देखेंगे। तो 2 कोष्ठ होते हैं, ये द्विकोष्ठी होते हैं और प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे हम डायग्राम में इस चीज को समझेंगे कि क्या होता है द्विकोष्ठी द्विपालित। और आगे इसमें आप देख सकते हैं कि परागकोश, एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। जो द्विपालित प्रकृति होती है परागकोश में वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। तो आगे हम एनसीईआरटी बुक में कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उन डायग्राम को हम समझेंगे कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं और चतुष्कोणीय जो संरचना बनती है इसकी वो कैसे बनती है। इसके अलावा द्विपालित संरचना क्या होती है, द्विकोष्ठी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। कितनी होती है? प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है, परागपुटी कहें या परागकण बन जाती है, या ये आगे जाकर विकसित होकर परागकण बनती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इसके अंदर की संरचना होती है वो कई सारे परागकणों से ये मिलकर बना होता है।
तो यहाँ पर जो लघु बीजाणुधानी होती है वो आगे चलकर परागपुट्टी या परागकण को बनाती है, और परागकण के अंदर, या हम कह सकते हैं कि परागकण से ठसाठस जो लघु बीजाणुधानी है वो भरी होती है। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकणों की असंख्य संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक संरचना दी गई है, जैसे ये इस प्रकार से संरचना आपको ये वाला जो भाग होता है, जो ये आप देख सकते हैं, ये परागकोश होता है। ये देखिए, इसी को ही हमने ओपन करके आपको दिखाया है। ये परागकोश इस प्रकार से ये द्विपालित होता है। ये दो पालियां होती है इसमें। द्विकोष्ठी होता है, एक कोष्ठ ये होता है और दूसरा ये होता है। एक कोष्ठ ये है और दूसरा कोष्ठ ये है। चतुष्कोणीय होता है तो 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो द्विपालित और द्विकोष्ठी संरचना परागकोश की होती है, और इसके अंदर जो गोल संरचनाएं होती है उसे हम लघु बीजाणु, ये वाली जो संरचना है इसके अंतर्गत एक ये और एक ये, इसी प्रकार एक इधर होती है और एक ये होती है। इसी को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। आगे इसे हम और डिटेल में समझेंगे। लघु बीजाणुधानी की संरचना, एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। तो इसका आकार क्या होता है? सामान्यतः गोल होता है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। तो कितनी भित्तियों से घिरी होती है? तो 4 भित्तियों से घिरी होती है, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, हिंदी में बाह्य त्वचा, एंडोथेसियम जिसे हम अंतस्थीसियम कहते हैं, मध्य परत और टेपिटम। बाहर की जो 3 परत होती है वो लघु बीजाणुधानी को क्या करती है? संरक्षण देती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। तो लघु बीजाणुधानी को फटने में सहायता देती है, और इसके अलावा परागकण उसमें से मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, जो वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे टेपिटम कहते हैं। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। जो परागकण विकसित हो जाते हैं उनको ये पोषण देने का काम करती है। कौन? टेपिटम। टेपिटम जो परत होती है ये परागकणों को पोषण देने का काम करती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है। सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। तो टेपिटम के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें कई सारे केंद्रक होते हैं। तो टेपिटम एक प्रकार से बहुकेंद्रकों युक्त संरचना होती है। इसके बाद आगे हम ये इस प्रकार से कई सारे परागकण बन चुके हैं। इसमें जो संरचना दी गई है ये सब क्या है? परागकण है। ये 2 कोष्ठ है, 1 और 2, ये एक संरचना होती है पहले 1 और 2, जिसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। फिर इसके फटने से परागकण बाहर आ जाते हैं। ये इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 चतुष्कोणीय संरचना होती है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो उसमें सजातीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। और कहाँ होता है? तो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मध्य में होता है, ये कहीं पर यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर आपको ये मिलेगा। इस वाले जो टेपिटम की जो संरचना है, जो परत है, उसके अंदर वाला जो भाग होता है वहाँ पर ये ऊतक होता है। और आगे आप देख सकते हैं इसमें लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु जनन का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, परिपक्व होता है परागकोश, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती है। चतुष्ट की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें अगुणित कोशिकाएं बनेगी। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है, तो इसकी जो प्रत्येक कोशिकाएं होती है वो एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम है, या हम कह सकते हैं एक पराग कण को बनाने में सक्षम होती है इसकी प्रत्येक कोशिका। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक मात्र कोशिका होती है जिसका बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जब एक सक्षम पराग मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जो बाद में परिपक्व होकर परागकण बन जाते हैं। और एनसीईआरटी में आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में जो 4 संरचना होती है, यहाँ पर अंतःत्वचा दिया गया है, यहाँ पर आपको बाह्य त्वचा लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको बाह्य त्वचा लिखना है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है तो इसे आप सही कर लीजिए। आगे आप देख सकते हैं इसमें जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्ट या चतुष्क कहते हैं। कितनी संरचना बनती है, 4 बनती है, जिसे हम लघु बीजाणु चतुष्ट कहते हैं। ये कब बनेगी, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब। तो आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे नोट्स के द्वारा। आगे आप देख सकते हैं जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो 4 संरचना होती है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे ये एक साथ है, लेकिन जैसे परिपक्व होंगे और ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, चारों संरचना अलग अलग हो जाएगी, एक दूसरे से विलग हो जाती है। परागकण रूप में विकसित हो जाते हैं, फिर ये अलग अलग होकर क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों संख्या में लघु बीजाणु तथा परागकण बनते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं, जब भी ये संरचना टूटती है तो कई सारे परागकण बाहर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे परागकण की। अब हम बात करते हैं परागकण। परागकण क्या होता है, तो परागकण जो होता है नर युग्मकोद्भिद या भ्रूण का प्रतिनिधित्व करता है।
किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? परागकण। क्योंकि हम नर युग्मक की बात कर रहे हैं, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मक की बात करेंगे। क्योंकि निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? तो युग्मक का बनना होता है। पहले युग्मक बनता है, फिर उसके बाद संलयन होता है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो निषेचन की होती है, और उसके बाद फिर निषेचन पश्चात घटनाएं आती है। तो इस प्रकार से नर युग्मक का ये प्रतिनिधित्व करता है। आगे आप देख सकते हैं इसमें परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास लगभग कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। तो सुस्पष्ट रूप से कितनी परतें होती हैं? तो 2 परतें होती हैं। कठोर बाहरी भित्ति को हम बाह्यचोल कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। तो बाहर वाली संरचना बाह्यचोल और अंदर वाली संरचना जो होती है वो अंतःचोल कहलाती है। बाहर वाली बाह्यचोल, अंदर वाली अंतःचोल। जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, यह बहुत अधिक कठोर होता है और प्रतिरोधक भी होता है। ये उच्च ताप, सुदृढ़ अम्ल और क्षार के सम्मुख टिक सकती है। मतलब इसका कोई असर स्पोरोपोलेनिन पर नहीं होता, ना टेम्परेचर का होता, ना अम्ल का, ना क्षार का इस पर कोई प्रभाव होता है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके, मतलब इसको तोड़ सके। निम्नीकृत करना मतलब इसको तोड़ सके या इसको अलग कर सके। ऐसा कोई एंजाइम अभी तक नहीं बना है। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। कहां पर अनुपस्थित होता है? तो जनन छिद्र जहां पर होता है वहां पर ये पदार्थ अनुपस्थित होता है। तो आगे हम डायग्राम देखेंगे इसका, परागकण का, कहां पर जनन छिद्र होता है, किस प्रकार की संरचना होती है। इसके बाद परागकण जो होते हैं जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं। तो परागकण जो होते हैं ये अच्छी तरह से संरक्षित या सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये कई समय तक ये सुरक्षित बने रहते हैं। इसके बाद आगे इसमें हम पढ़ते हैं कि परागकण की आंतरिक भित्ति जो होती है अंतःचोल कहलाती है। यह एक पतली और सतत परत होती है, मतलब एक जैसी होती है। यह सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एवं पेक्टिन। परागकण का जीवद्रव्य एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। परागकण का जो जीवद्रव्य है वो एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, प्लाज्मा भित्ति से ढका हुआ रहता है, या उसके अंदर जीवद्रव्य होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका समाहित होती है। तो जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो उसमें 2 कोशिकाएं बन जाती है, जिसे कायिक कोशिका और जनन कोशिका हम कहते हैं। जिसमें कायिक कोशिका जो होती है बड़ी होती है, जैसा इसमें बताया गया है डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये जो होती है कायिक कोशिका होती है, और ये वाली जो कोशिकाएं होती है वो जनन कोशिका होती है। ये वाला भाग छोटा होता है और ये वाला भाग जो होता है बड़ा होता है। इसके बाद जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक भी होता है। किसमें होता है? ये कायिक कोशिका में। जबकि जनन कोशिका जो होती है छोटी होती है। कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में ये तैरती है। जो इसका जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य दोनों का एक ही होता है। ये जीवद्रव्य जो है ये किसका है? तो ये कायिक कोशिका का जीवद्रव्य है, और इसी में ये जनन कोशिका भी होती है। ये अलग अलग भाग नहीं होते, एक ही कोशिका के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें से हल्का सा ये अलग हो जाता है भाग,
लेकिन जो जीव द्रव्य होता है वो सभी का एक जैसा ही होता है, दोनों कोशिकाओं का। संरचना यह तुर्कु आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला होता है, इसमें एक ही केंद्रक होता है। 60% से अधिक जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं उसमें इसी प्रकार का परागकण, किस प्रकार का, 2 कोशिकीय चरण से झड़ते हैं, संकलित होते हैं। तो 60% से अधिक जो आवृत्तबीजी पादप होते हैं उसमें जो परागकण होते हैं वो 2 कोशिकीय वाले होते हैं। 2 कोशिकीय का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार का, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा है, ये 2 कोशिका वाला। इस प्रकार का परागकण हमको 60% से अधिक पादपों में दिखाई देता है। इसके अलावा शेष जो प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाता है, तो इसमें 3 कोशिकाएं 2 नर युग्मक को बनाते हैं, मतलब ये 3 चरणीय हो जाती है। अनेक प्रजातियां जो होती है परागकण की, उनसे गंभीर एलर्जी श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं। जो परागकण होते हैं उससे एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, इससे दमा और कुछ बीमारियां हो सकती है। और आजकल इनमें परागकण जो होते हैं पोषणों से भरपूर होते हैं, इसमें पोषण तत्व अधिक होते हैं, तो इसलिए इसकी टेबलेट भी बनाई जाती है और इसके गोलियां भी आती है और सिरप भी बनाई जाती है। खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य दक्षता में ये वृद्धि करते हैं। जो परागकण होते हैं उनका उपयोग गोलियां और सिरप बनाने में किया जाता है और इनका उपयोग खिलाड़ी करते हैं और धावक भी करते हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग पौधों के जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता अलग अलग होती है। जैसे इसमें दिया गया धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में खो देते हैं। इसी प्रकार के कुछ पौधे हैं जैसे गुलाबवत, रो जैसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकण जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है और परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में कई वर्षों तक इसे भंडारित करके भी रखा जा सकता है, जिसके द्वारा बीज का निर्माण हो सके। तो ये एनसीईआरटी में इस प्रकार से हमने समझा है कि किस प्रकार से परागकण, लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु बनते हैं। अब हम इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें समझा है। तो एक संरचना के रूप में, एक डायग्राम के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लघु बीजाणुधानी है, इस प्रकार से ये लघु बीजाणुधानी है। ये बीच वाला जो भाग होता है, आकार इनका गोल होता है। आप देख पा रहे हैं कि लघु बीजाणुधानी का आकार क्या होता है, गोल होता है। और एक पराग कोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती है, तो आप देख सकते हैं 4 लघु बीजाणुधानी होती है। ये पूरा एक पराग कोश है, इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां हैं, 1, 2, 3 और ये 4। और इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इसमें से एक हम उठाकर देख सकते हैं किस प्रकार की संरचना होती है। इस एक को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें बाहर वाली जो संरचना होती है, ये वाली, ये बाह्य त्वचा होती है। फिर अंदर बाह्य त्वचा के बाद अंतस्थिसियम होती है परत, फिर इसके बाद मध्य परत होती है और फिर लास्ट में जो होती है ये वाला जो भाग होता है, ये टेपिटम का भाग होता है। इस प्रकार ये 4 संरचना बनी होती है। ये पहली संरचना, ये पहला आवरण, दूसरी परत, तीसरी और ये चौथी परत जो होती है वो टेपिटम की होती है। इस प्रकार की ये लघु बीजाणुधानी की संरचना होती है। इसमें 4 भित्तियां होती है, ये 4 परतें होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो हमने देखा है
इसके बाद पराग कोश की भित्तियाँ हम देख चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि जो बाहर की जो 3 भित्तियाँ होती है ये पराग कोश को सुरक्षा देती है, स्फुटन में सहायक है, मतलब पराग कोश में से पराग कण को निकालने में सहायक होती है। टेपिटम जो होती है सबसे भीतरी परत होती है, इसका कार्य क्या होता है तो विकासशील पराग को पोषण देना। बहुकेंद्रकी होती है, ये स्पोरोपोलिन के निर्माण में भाग लेती है या उसमें सहायक होती है। इसके बाद मध्य परत जो होती है ये 1 से 3 परतों में होती है। इसकी आयु बहुत कम होती है, अल्पायु होती है। एक परिपक्व पराग कोश में ये अनुपस्थित होता है। तो मध्य परत जो होती है वो समाप्त हो जाती है जब पराग कोश जो होता परिपक्व होता है तो ये मध्य परत उसमें से खत्म हो जाती है। इसके बाद लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो लघु बीजाणु बनता है, इसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु बीजाणुधानी को पराग पुट्टी भी कहते हैं। जब परिपक्व हो जाती है लघु बीजाणुधानी तो उसे पराग पुट्टी या पराग कण के रूप में हम देखते हैं। इसमें सजातीय ऊतक होते हैं जिसे हम बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, जो लघु बीजाणुधानी के मध्य में उपस्थित होते हैं। और इसकी प्रत्येक कोशिका जो होती है लघु बीजाणु पराग कण निर्माण में सक्षम होती है। तो इसकी प्रत्येक कोशिका जो होती है वो पराग कण का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार लघु बीजाणु बनता है, फिर इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार से हमको एक चतुष्क का निर्माण हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, जिसे हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इसके बाहर एक संरचना होती है जिसे हम केलोज कहते हैं, जो केलेज एंजाइम के द्वारा हट जाती है और उसके बाद ये चारों ही चतुष्ट जो है वो अलग अलग इस प्रकार से हो जाते हैं। इसमें से हम एक ले रहे हैं और इसी को हम क्या कहते हैं लघु बीजाणु कहते हैं। सभी अपने आप में लघु बीजाणु के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है लघु बीजाणु तो पराग कण के रूप में हमको दिखाई देता है, जो एक अगुणित कोशिका होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोशिका जो है द्विगुणित है और यहाँ पर जो कोशिकाएं बन रही है वो अगुणित है। इसके बाद पराग कण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। आकार गोल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका आकार होता है। इस प्रकार की संरचना होती है। बाहर वाली संरचना बाह्यचोल, इसमें जनन छिद्र होता है, कठोर होता है बाह्यचोल, स्पोरोपोलिन की ये बनी होती है। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। जबकि अंतःचोल जो होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, पतला होता है और लगातार मतलब एक जैसा होता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक कोशिका झिल्ली होती है और इसमें ये जीवद्रव भरा होता है। ये जो अंदर वाला भाग है ये जीवद्रव से भरा होता है। ये वाला जो भाग होता है ये कायिक कोशिका होती है। आप देख सकते हैं ये कायिक कोशिका होती है, जो बड़ी कोशिका होती है, अनियमित आकार की होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में संचित भोजन होता है और पराग नलिका का निर्माण में ये सहायक है। पराग नलिका जो है ये कायिक कोशिका ही बनाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जनन कोशिका, निचला भाग जो है इसका, इसमें जो कोशिका है ये जनन कोशिका होती है। आकार में छोटी होती है, तर्करूपी होती है। जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। जनन कोशिका का क्या होता है तो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कितने नर युग्मक बनते हैं तो 2 नर युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार से पराग कण की एक संरचना होती है, तो इसे आप जरूर याद रखें। इसके बाद इस प्रकार से
दो कोशिका अवस्था या दो कोशीय चरण और तीन कोशीय चरण जो हमने पढ़ा था, आप समझ लीजिए कैसे बनती है ये। जब एक कोशिका जो होती है ये वाली, जब इसका असममित विभाजन होता है तो इस प्रकार की संरचना बनती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो 60% जो परागकण होता है वो इसी प्रकार का होता है, फिर वो वर्तिकाग्र पर आकर एकत्रित हो जाता है जहां पर उसका परागण होता है। जबकि तीन कोशिका अवस्था किस प्रकार बनती है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो एक कोशिका होती है, फिर उसका समसूत्री विभाजन होता है जिसमें एक कायिक कोशिका बनती है और एक जनन कोशिका बनती है। फिर इसका एक बार फिर से जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें नर युग्मक, दो नर युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कितनी कोशिका है, 1, 2 और 3, इसलिए इसको तीन कोशिका अवस्था का परागकण कहते हैं। ये किसमें होता है, तो 40% जो परागकण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये जो एक कोशिका है जो भी हमने देखा है, यहाँ से यही कोशिका है ये वाली, इसमें से आप कोई भी एक कोशिका लीजिए और इसका असममित जब विभाजन होता है तब इस प्रकार की संरचना हमको, ये असममित विभाजन होता है तो इस प्रकार की संरचना ये बनती है। फिर आगे आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें कुछ शॉर्ट नोट भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका या अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो कितने लघु बीजाणु बनते हैं, तो 4 बनते हैं। कितने परागकण बनते हैं, तो 4 बनते हैं। और कितने चतुष्ट बनते हैं, तो 1 बनता है। और नर युग्मक कितने बनते हैं, तो 8 बनते हैं, क्योंकि एक कोशिका से 2 बनते हैं तो 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इसी प्रकार से ये दिया गया है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका को ही क्या कहते हैं, हम पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।